हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं और ये जो इतिहास है आपका, ये इतिहास आपको यूपीएससी, बीपीएससी, सिविल सर्विस के लिए यानी कि जीएस की तैयारी जो कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। पूरे डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, हमने आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ किया, जिसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन को हम लोगों ने पढ़ा। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जो आज का जो टॉपिक है वह पुर्तगाली होता है ना। पुर्तगाली यात्रियों का जो आगमन है, क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले वाला क्लास में आपको बताया था, है ना, कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, जब तुर्की का उस पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो भारत से होने वाला जो रोड था, जो सीधे यूरोप तक पहुंचता था, है ना, उसको अवरुद्ध कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। अरब के व्यापारी बिचौलिए का काम करते थे और ये अरब के जो व्यापारी थे भारत से सामान खरीदते थे और महंगे दामों पर यूरोप के लोगों को बेचते थे। भारी मुनाफा ये लोग कमाते थे। लेकिन ये जो मार्ग बंद हो गया, बंद होने के वजह से जो यूरोप के पास जिस चीज की कमी थी उसकी पूर्ति भारत ही कर सकता था, है ना। इसकी पूर्ति भारत ही कर सकता था, भारत, क्योंकि इन लोगों को मसालों की जरूरत थी। यूरोप के लोगों को जड़ी बूटी की जरूरत थी, काली मिर्च की जरूरत थी, सूती वस्त्र की जरूरत थी। आप पढ़े होंगे, जब भारत में कनिष्क का राज्य था तब इन्होंने एक रोड बनवाई थी जिसको हम लोग सिल्क रोड कहते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं। और इस सिल्क रूट पर कनिष्क का नियंत्रण था, जो रोम तक सीधे पहुंचता था। वह प्रारंभ की बात है, प्राचीन भारत के इतिहास की बात है। मध्यकाल में यूरोप के साथ व्यापार करने के अनेकों मार्ग खुल गए, लेकिन उस्मानियों ने जब इस पर कब्जा कर लिया तब इस मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया गया। उसके बाद आप देखते होंगे ये पुर्तगाली और स्पेन जो समुद्री यात्रा में भौगोलिक खोजों में सबसे अव्वल थे, यहीं से वो लोग प्रारंभ करते हैं कि क्यों ना हम लोग, है ना, जल मार्ग होते हुए हम लोग भारत की खोज करें। क्योंकि वो दौर ही था, नए नए आविष्कार हो रहे थे, जलयान बन रहे थे। यूरोप में आप देखते होंगे, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, पुनर्जागरण हुआ था, प्रबोधन हुआ था, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। एकता, अखंडता, प्रेम, भाईचारा, नए नए विचार उत्पन्न हो रहे थे। और ये सब चीजें कहां हो रहा था? तो यूरोप में हो रहा था। इसी समय एक स्पेन के यात्री थे जिसका नाम था कोलंबस। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत की खोज करें। अटलांटिक महासागर में नाव ले जाने के बाद वो मार्ग से भटक गए और सीधे पहुंच जाते हैं कहां? ये सीधे पहुंचते हैं, यहां से सीधे अमेरिका पहुंचते हैं। अमेरिका में लोगों को देखते हैं, अरे ये इंडियन है, रेड कलर, रेड वो लोग रहते हैं। और इस तरह से इन लोगों को उन्होंने रेड इंडियन नाम से संबोधित किया। ये भी असफल हुए, भारत की खोज नहीं कर पाया। अगर पूछता है कि अमेरिका की खोज किसने किया, तो कोलंबस ने किया। और कोलंबस जो यात्री था, स्पेन का यात्री था। तब यहां से शुरुआत होता है, यहीं से शुरुआत होता है पुर्तगाली और पुर्तगाली यात्री थे जिसका नाम था, है ना, वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा 1497 में, है ना, 1497 में यहां से यात्रा प्रारंभ करते हैं 3 जहाजों के साथ, है ना। 3 जहाजों के साथ यह यात्रा प्रारंभ करता है और पहुंचता है कहां पे, है ना, यहां पे वो पहुंचता है। ठीक है,
यह व्यक्ति यहाँ पे पहुँचता है जो आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के तट पर, जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। यहाँ तक पहुँचने में वास्को डी गामा को कोई मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा। वजह, क्योंकि इनसे पहले एक यात्री यहाँ की खोज कर चुका था जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। उसने अपने मैप में इस चीज को दिखाया कि हम यहां तक की यात्रा कर चुके हैं, और इसी का नाम जो है, उत्तरी उत्तमाशा का नाम उसने बार्थोलोम्यो डियाज ने, है ना, तूफानी अंतरिप की संज्ञा दी, है ना, तूफानी अंतरिप की संज्ञा दी। अब क्या हुआ कि इनके पास उसका मैप तो था, इसलिए वास्को डी गामा को अटलांटिक महासागर यानी कि ये अफ्रीका के तटवर्ती होते होते यहाँ तक पहुँचने में कोई मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद, और यही केप ऑफ गुड होप जो है, यह अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का मिलन स्थल है। अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का क्या है, मिलन स्थल हो जाता है। यहां आने के बाद बंदे को समझ में नहीं आया कि अब हम कहां जाएं, किधर से जाएं। समझ ही नहीं आ रहा था कि हमको अब जाना किधर है। तब यहीं पर मिला एक व्यक्ति जिसका नाम था अब्दुल मजीद, है ना। यहीं पर एक पथ प्रदर्शक मिलता है जिसका नाम है अब्दुल मजीद, है ना, अब्दुल मजीद नाम है। और ये अब्दुल मजीद जो है, ये अब्दुल मजीद एक व्यापारी है, और यह गुजरात का व्यापारी है। लोग कहता है कि अगर कोई रास्ता बताने वाला ना मिले तो इंसान जिंदगी भर भटकता है। और वास्को डी गामा को मुलाकात हुई इसी अब्दुल मजीद से, यही केप ऑफ गुड होप के पास, केप ऑफ गुड होप के पास, जिसको उत्तरी उत्तमाशा के नाम से हम लोग जानते हैं। और ऋषि ने मेडागास्कर होते हुए, है ना, हिंद महासागर में प्रवेश करता है ना। हिंद महासागर का रास्ता वो दिखाता है, भारत का मार्ग दिखाता है। कौन? अब्दुल मजीद, जो आपकी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था। यह भारत में रहने वाला गुजरात का एक व्यापारी था जो व्यापार के सिलसिले में पहुंचा था कहाँ, यहां पर, और मुलाकात हुआ किससे, वास्को डी गामा से। और वास्को डी गामा का रास्ता बताने वाला यह व्यक्ति बना, पथ प्रदर्शक बना अब्दुल मजीद। और ये मेडागास्कर होते हुए जब यहां पर पहुंचता है तो यहीं से ये पहुंचता है कहाँ, मालाबार तट पे। आप देखते होंगे यही है मालाबार तट, केरल का तट, मालाबार तट, है ना। और इसी मालाबार तट पे एक साइट है जिसका नाम है कालीकट, है ना, कालीकट है। और यहीं पर वास्को डी गामा ने, जिसका नाम है कप, है ना, कप कबाडू, एक जगह है जहां पर उन्होंने बेड़ा उतारा। और बेड़ा उतारने के बाद वह कालीकट पहुंचता है, और कालीकट में एक राजा है, एक हिंदू सम्राट, एक हिंदू राजा है जिसका नाम है जमोरिन, है ना, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है जमोरिन। और ये जमोरिन जो है ना, वास्को डी गामा का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करता है। क्योंकि अरब व्यापारियों के बाद अगर भारत में कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका स्वागत करना बनता है। क्योंकि इस समय तक अरब व्यापारियों का हमारे भारत में एक नियंत्रण स्थापित था व्यापार पे। इनके अलावा भारत से व्यापार करने वाले लोग थे ही नहीं। और यही वजह था कि अपने मन के अनुसार हमारे भारत के सामानों का कीमत जो है लगाई जाती थी। जब दो चार लोग होते हैं तब यहाँ पे किसान अपनी कीमत को बढ़ाता है, घटाता है। लेकिन यहीं पर अब देखा अरब के व्यापारियों ने, तो अरब के व्यापारियों ने इस पुर्तगाली यात्री के साथ दुश्मनी निभाई, है ना। इस पुर्तगाली व्यापारियों के साथ क्या दुश्मनी निभाई उसने। और यही जगह है ना, यही वो जगह है जहां से व्यापार प्रारंभ होता है पुर्तगालियों का, है ना। और यहीं पर आपको मिलता है क्या, यहीं पर वो तट है जहां पर, है ना, वास्को डी गामा को काली मिर्च मिलती है। काली मिर्च, काली मिर्च के बाद यहाँ पे जड़ी बूटी मिलता है ना, जड़ी बूटी मिलती, इसकी बहुत आवश्यकता है यूरोप में। क्योंकि सर्दियों के समय में जब ठंड कपकपाने वाली जब ठंड पड़ती है तो वहाँ पे दो चीज़ों का सेवन करना,
जिंदा रहने के लिए 2 चीज़ों का सेवन करना जरूरी होता है, वह होता है मांस और मदिरा का। और मांस को टेस्टी बनाने के लिए काली मिर्च की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर इसका सेवन आप अगर नहीं करेंगे यूरोप में सर्दियों के मौसम में, तो जान भी जा सकती है। खुद को बचाने के लिए यह करना पड़ता था। और यही वजह था कि काली मिर्च की, जड़ी बूटी की, है ना, और नमक की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। और इसी की चाहत में पुर्तगाली समुद्री खोज करते हुए पहुंचता है कहाँ पे? भारत पहुंचता है। और भारत पहुंचने के बाद, है ना, ये काली मिर्च, जड़ी बूटी, कपड़े सब ले जाने की आज्ञा देता है कौन? कालीकट का राजा, जिसका नाम था जमोरिन। और 3 जहाजों के साथ, है ना, 3 जहाजों के साथ, यहीं से 3 जहाजों के साथ फिर से, है ना, फिर से यह पहुंचता है वास्को डी गामा कहाँ? पुर्तगाल में। और पुर्तगाल में जाने के बाद जब यात्रा व्यय निकलती है कि यात्रा व्यय निकालने के बाद भाई कितना फायदा होता है, तो इसको फायदा यहाँ पे पहुंचता है 60 गुना। 60 गुना इसको लाभ होता है। यात्रा व्यय निकालने के बाद, है ना, अपने व्यापार जो करता है वास्को डी गामा, उसका 60 गुना फायदा होता है। इस तरह से लिस्बन, जो पुर्तगाल का राजधानी था, कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बिंदु बन गया। लिस्बन उस समय 60 गुना फायदा अगर कोई पहुंचा दे तो सोच सकते हैं, पूरे यूरोप में समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बिंदु कौन बनता है? लिस्बन बनता है। और इसी समय पुर्तगाली एक शासक थे जिसका नाम था मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम ने इस उपलब्धि का भी फायदा उठाया और उसने वाणिज्य की प्रधान की उपाधि धारण कर दी। मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की। उसके बाद, है ना, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद जो है एक यात्री आते हैं, और यात्री जो है उनका नाम है पेट्रो अल्ब्रेज कैब्रल, है ना। क्या नाम रहता है? पेट्रो अल्ब्रेज कैब्रल। पेट्रो अल्ब्रेज, है ना, कैब्रल। कैब्रल ये पुर्तगाल का दूसरा यात्री है ना। यह दूसरा यात्री है। प्रथम यात्री कौन? वास्को डी गामा। प्रथम यात्री कौन? तो ये है आपको वास्को डी गामा है। कई बार सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में। द्वितीय पुर्तगाली जो अभियान है, वह अभियान कब प्रारंभ होता है? और ये प्रारंभ होता है 1500 में, है ना। कहाँ पर पहुँचता है? तो भारत में पहुँचता है ना। और इस समय पेट्रो अल्ब्रेज कैब्रल जो है, यह पुर्तगाल से 13 जहाजों के साथ वो भारत आता है ना। 13 जहाज के साथ, 13 जहाज के साथ, है ना, 13 जहाज के साथ यह भारत आता है। भारत जहाजों में क्या था? जहाज में सेना थी, क्योंकि पुर्तगालियों को जल में, है ना, ज्यादा पकड़ था। जल सेना, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एक समय में आप देखते होंगे दक्षिण भारत जब पढ़िएगा तो चोला के पास, है ना, जो सेना थी वो जल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। उसी तरह से जल के ये लोग बादशाह थे और कई सेना के साथ ये लोग पहुंचते हैं भारत में। उद्देश्य भी था, इनका मानना था कि यदि हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित हो गया, इनका मानना था कि यदि हिंद महासागर पर हमारा कब्जा हो गया तो हम व्यापार में एकाधिकार को हासिल कर सकते हैं, एकाधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इनका यह मानना था और यही वजह भी था कि इनकी दुश्मनी हमेशा अरब के व्यापारियों से होती थी। इनके सामने अगर कोई प्रतिद्वंदी था तो सिर्फ एक ही प्रतिद्वंदी था जो अरब के व्यापारी थे, और अरब के व्यापारी ही इनको हमेशा परेशान करते थे। इसलिए पेट्रो अल्ब्रेज जो कैब्रल है अपने 13 जहाजों के साथ सेनाओं को भर करके लेकर गया। और आप देखते होंगे कालीकट बंदरगाह पर एक झड़प हो गई थी अरब व्यापारियों के साथ, और अरब के व्यापारियों से जहाज उसने छीन ली, और जहाज को उपहार स्वरूप किसको दिया? है ना, कालीकट के राजा जिसका नाम था जमोरिन को उसने, है ना, एक जहाज उपहार स्वरूप भेंट कर दी कि ले भाई। तो
पेट्रो कैब्राल कोचीन में घूमा, कनौज की यात्रा थी, समझिएगा, कोचीन घूमा, कनौज की यात्रा की। उसने देखा कि जितने भी छोटे मोटे जो राजा महाराजा हैं सब आपस में लड़ रहे हैं। वो आपस में क्या करें, आपस में लड़ रहे हैं, मतलब इसका फायदा उठाया जा सकता है। और फायदा कैसे उठाया जा सकता है? राजनीतिक रूप से। इसका फायदा राजनीतिक रूप से उठाया जा सकता है। और पुर्तगालियों को बात पता था कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली यूरोप के लोग भी नहीं है, अरब के लोग भी नहीं है, अरब का व्यापारी भी नहीं है, क्योंकि अरब का व्यापारियों से एक झड़प हो गई थी हिंद महासागर में। दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तब अरब यात्री हार गए और पुर्तगाली उस समय जीत गए थे। यानी कि पुर्तगालियों का जो हिम्मत था वह हिम्मत बढ़ रहा था तेजी से। उसका मानना था कि अब हमारा उद्देश्य कुछ होना चाहिए, हिंद महासागर पर क्या करना, नियंत्रण स्थापित करना। और ये सारे लोग जानते थे, जितने भी पुर्तगाली यात्री थे उनको ये बात पता था कि यदि हिंद महासागर पर कब्जा हो जाए तो हम अपने व्यापार को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, है ना। इतना करने के बाद वो सीधे चला गया कहाँ, सीधे फिर पुर्तगाल चला गया। और पुर्तगाल के बाद यहाँ पर फिर से भारत में वास्को डिगामा, फिर से भारत में वास्को डिगामा कहाँ भारत पहुंचता है। वास्को डिगामा कब? 1502 में, है ना। यानी कि वास्को डिगामा, है ना, वास्को डिगामा फिर से दूसरी बार, वास्को डिगामा जो है कह सकते हैं कि दूसरी बार, है ना, दूसरी बार भारत पहुंचा, दूसरी बार भारत आया। और ये भारत दूसरी बार कब आया? 1502 में, है ना, 1502 में यह दूसरी बार भारत आया। और दूसरी बार भारत आने के बाद इसने एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की। यहां से सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वास्को डिगामा दूसरी बार कब आया भारत? तो 1502 में आया। और यहीं पर उसने पुर्तगाली का एक व्यापारिक कोठी स्थापित की, व्यापारिक कोठी स्थापित की, है ना, व्यापारिक कोठी की स्थापना किया, है ना, वास्को डिगामा के द्वारा। कहां पर किया गया? और ये किया गया 1503 में, कहां? कोचीन में किया गया, है ना, कोचीन में किया गया। कोचीन में कब? तो 1503 में किया गया, 1503 में। और ये जो कोचीन है ना, ये कोचीन मालाबार तट पर स्थित है। ये मालाबार, है ना, मालाबार तट पर स्थित है, यह मालाबार तट पर स्थित है। पूछा जाता है पहला व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। कब? 1503 में। और दूसरी कोठी खुली थी 1505 में, कहाँ? कन्नूर में खुला था दूसरी कोठी। ये भी देख लीजिए, दूसरी कोठी जो है ना, दूसरी कोठी जो खुला, है ना, ये दूसरी कोठी खुला कन्नूर में। कन्नूर में कब? 1505 में ये खुला था। पहला कोचीन में और दूसरा कन्नूर में खुला था। इस तरह से अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों का, है ना, भारत आने के पीछे एक उद्देश्य था, क्योंकि दुनिया में हर लोग कहीं ना कहीं किसी उद्देश्य के साथ ही जाते हैं। और यहाँ पे जब पुर्तगाली हमारे भारत में पहुँचते हैं तो भारत में पहुँचने के पीछे उनका एक उद्देश्य छिपा होता है। और उद्देश्य की अगर बात करें हम लोग, है ना, अगर उद्देश्य की हम लोग बात करें तो इसका उद्देश्य था, सबसे पहला उद्देश्य सबसे पहला उद्देश्य था आर्थिक लाभ कमाना। आर्थिक लाभ कमाना, क्योंकि कोई भी व्यापारिक कंपनी का एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य होता है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा फायदा, है ना, ज्यादा से ज्यादा फायदा। उसके बाद जो दूसरा उद्देश्य था वो था धार्मिक। दूसरा उद्देश्य था धार्मिक उद्देश्य था कि भाई अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया जाए। पुर्तगालियों ने, हम उपलब्धि भी बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया, जहां से डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। और तीसरा उद्देश्य था यहां पे हिंद महासागर पर कब्जा करना। तीसरा उद्देश्य क्या था? तीसरा उद्देश्य था हिंद महासागर पर, है ना, हिंद महासागर पर कब्जा करना।
कब्जा करना। यानी कि पुर्तगालियों का उद्देश्य था, जो लोग भी हमारे भारत में आए सभी लोगों ने अपना ख्वाब देखा था, सपना देखा था और उद्देश्य पाल करके ये लोग आए थे। ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ कमाना है, धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित होकर के आए और हिंद महासागर पर अगर कब्जा हो जाए तो हम एकाधिकार को हासिल कर सकते हैं, है ना, एकाधिकार को हासिल कर सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होता है, यहीं से शुरुआत होता है ना। पुर्तगालियों ने राजनीतिक रूप से हमारे भारत में आकर के, है ना, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इस तरह से प्रथम गवर्नर जनरल बनता है जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, है ना। प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में गवर्नर, है ना, या पुर्तगाली गवर्नर थे, जो 1505 से लेकर के 1509 तक इनका शासनकाल रहता है। 1505 से लेकर के 1509 तक इस व्यक्ति का शासन रहता है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। और ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली, है ना, प्रथम पुर्तगाली जो पूछा जाता है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है या, है ना, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक कहा जाता है। प्रथम पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक, यानी कि पुर्तगाली साम्राज्य के, है ना, पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं। साम्राज्य के, है ना, ये संस्थापक कहे जाते हैं। नाम क्या है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम है। इस व्यक्ति का एक उद्देश्य था, है ना, उद्देश्य था शांतिपूर्ण व्यापार करना, क्योंकि इस व्यक्ति को सरकार ने निर्देश जारी की थी कि भाई जब भारत जाना तो हिंद महासागर पर, है ना, व्यापार के लिए नियंत्रण स्थापित करना। निर्देश दिया गया था, निर्देश देकर के इसको भारत में भेजा गया था कि हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना है ना। हिंद महासागर जो है ना, इस पर नियंत्रण स्थापित करना है। नियंत्रण स्थापित हो जाए तो व्यापार हमारे हित में होगा, है ना। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है ना, और ये प्रथम पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक भी है। निर्देश दिया गया, निर्देश में क्या था ये भी देख लीजिए। निर्देश दिया गया, है ना, इस व्यक्ति को कि भाई जब भारत जाना तो हिंद महासागर पर, है ना, हिंद महासागर पर, है ना, व्यापार के नियंत्रण हेतु क्या करना, है ना, एकाधिकार को स्थापित करना, नियंत्रण स्थापित करना। हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण, हिंद महासागर के, है ना, व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना, नियंत्रण स्थापित करना। यही वजह था, यही वजह था कि इन्होंने, इनका उद्देश्य बदल गया। और उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य बदल गया और इन्होंने सोचा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार कार्यक्रम को क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। शांतिपूर्वक व्यापार, शांतिपूर्वक व्यापार, समझिएगा, शांतिपूर्वक व्यापार। और इसी शांतिपूर्वक व्यापार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नियंत्रित करने के लिए इन्होंने एक नीति प्रारंभ की, जिसको हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जिसको शांत जल की नीति के नाम से जानते हैं। कई बार सवाल पूछा गया है ना, कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने प्रारंभ किया है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? शांत जल की नीति कहते हैं हम लोग, है ना। शांत जल की नीति कहा जाता है। और इसको प्रारंभ किया किसके द्वारा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, है ना। पानी थोड़ा लाइए। ठीक है।
तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, है ना, एक नीति प्रारंभ की जिसको हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, शांत जल की नीति कहते हैं। अब इसी समय देखिएगा, इसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय में ही 1508 में, है ना, जहां पे संयुक्त सैनिक, जो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक के जो बेड़े हैं और पुर्तगाली सेना दोनों के बीच में युद्ध हो जाती है। कब? 1508 में। और घमासान युद्ध होने के बाद पुर्तगाली जीत जाते हैं और ये जो संयुक्त मुस्लिम जो नौसैनिक बेड़े हैं, जिसमें गुजरात, मिस्र और तुर्की के सेना शामिल है, उसको बुरी तरह से हरा दिया जाता है। इस प्रकार अब हिंद महासागर पुर्तगाली महासागर में परिवर्तित हो जाता है। और यही वजह है कि पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहने लगते हैं। स्वयं को क्या कहते हैं? हिंद महासागर का स्वामी कहने लगते हैं, है ना। और इतना शक्तिशाली ये हो जाते हैं कि भारतीयों को भी और अरबी जहाजों को भी काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है। केवल पुर्तगाली ही अपना व्यापार कर सकते हैं। इस तरह से इतनी शक्तिशाली ये हो जाते हैं कि भारतीय और अरबी जहाजों को काली मिर्च, समझिए, काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं है। उसके लिए परमिट लेना होता था। किससे? पुर्तगालियों से। सोच के देखिए, है ना। तो यहां पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय में 1500, है ना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। 1508 में एक युद्ध होता है और इस युद्ध में दो लोग आमने सामने रहते हैं। एक है पुर्तगाली, है ना, एक कौन है? एक है पुर्तगाली और दूसरे तरफ है संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, है ना। ये समझ में आएगा तभी मजा आएगा। पूछा जाता है संयुक्त मुस्लिम, है ना, संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक, है ना, नौसैनिक बेड़े जिसमें शामिल रहते हैं लोग, है ना, जिसमें शामिल रहते हैं लोग कौन कौन? तो यहाँ पे शामिल होते गुजरात, मिस्र और तुर्की, है ना। यहाँ पे गुजरात, मिस्र, है ना, और तुर्की के सेना शामिल होते हैं। और ये लोग बुरी तरह पराजित हो जाते हैं, है ना, बुरी तरह ये लोग पराजित हो जाते हैं। और ये जो पुर्तगाली है यहाँ पर विजय हासिल करता है ना। इस प्रकार अब पुर्तगालियों के सामने इनका प्रतिद्वंदी करने वाला कोई है ही भी नहीं। अब क्या होता है? इसी हिंद महासागर पर एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार अब हिंद महासागर पुर्तगाली महासागर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही परिवर्तित होता है, पुर्तगाली अपने आप को, स्वयं को सागर का स्वामी कहते हैं। पुर्तगाली अपने आप को इसी समय, है ना, पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली अपने आप को क्या कहते हैं? सागर का स्वामी, है ना, सागर का स्वामी कहने लगते हैं, स्वामी कहने लगते हैं अपने आप को। ठीक है। इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि भारतीय जहाज, है ना, भारतीय जहाज और अरबी जहाज को, है ना, अरबी जहाज को क्या, भारतीय जहाज और अरबी जहाज को क्या करना होता है? ये लोग काली मिर्च, है ना, ये लोग काली मिर्च और गोला बारूद, है ना, और गोला बारूद का, है ना, ले आने की अनुमति खो देते हैं। बिना परमिट के नहीं जा सकते। भारतीयों के ऊपर भी ये, है ना, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय में हिंद महासागर में पुर्तगालियों की शक्तियां कितनी बढ़ गई थी। ऐसे ही कोई व्यक्ति स्वयं को सागर का स्वामी नहीं कहता, है ना। है ना। चलिए, नेक्स्ट जो गवर्नर हमारे भारत में आते हैं उनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। इन्होंने क्या क्या नीतियां बनाई, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, है ना, फ्रांसिस्को
फ्रांसिस्को डी। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जो बता रहे इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड जितने भी इस टॉपिक से अगर सवाल पूछा है, चाहे आप यूपीएससी देखिए, बीपीएससी देखिए, है ना, उत्तर प्रदेश पीसीएस देखिए, राजस्थान देखिए, है ना, दरोगा वरोगा जो भी है सब देख लीजिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क शासन कब से कब तक, इसको भी याद रखिएगा, है ना। ये भारत में गवर्नर कब से कब तक रहते हैं, तो 1509 से लेकर के 1515 तक, यानी कि 1509 से लेकर के 1515 तक इनका, है ना, शासन रहता है भारत में। और ये जो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क है, इनको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना। ये दूसरा गवर्नर है, ये पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर है ये। और ये फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को, है ना, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इसको हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा, कोई बात नहीं है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना। और इन्होंने अपनी राजधानी कोचीन में बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी जो है, राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई, तो कोचीन में राजधानी बनाई। आपको पता होगा जब भारत में वास्को डी गामा दूसरी बार जब आया था, तब उसने पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, कोठी की स्थापना थी कहाँ, कोचीन में। 1503 में उसने स्थापित कर दी थी। और इसी कोचीन को फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने अपनी राजधानी स्थापित करवा दिया। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को लगा कि इस भारत में अगर अपनी शक्ति बढ़ाना है, अपनी वैभव को बढ़ाना है, तो हमें यहाँ के महिलाओं के साथ, है ना, वैवाहिक संबंध को स्थापित करना पड़ेगा। उन महिलाओं के साथ, देखिए कितनी अच्छी बात है, उन महिलाओं के साथ जो महिलाएं, है ना, विधवा हो गई थी। और उन्होंने अपने पुर्तगाली भाइयों को कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, भारत के उन विधवा महिलाओं से शादी विवाह करो और बच्चे पैदा करो। वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पूछा जाता है कि वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किया। वैवाहिक संबंध को स्थापित किया कौन, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। इस संबंध के माध्यम से वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि भाई शक्तियां बढ़े, वैभव बढ़े, है ना, शक्तियां बढ़े, वैभव बढ़े और अस्थायी पुर्तगाली आबादी बसना शुरू हो जाए। इतना ही नहीं, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने हमारे भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने की, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। है ना। लेकिन उसने एक व्यक्ति को बड़ा तंग किया, मुसलमानों को। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा तंग किया। क्यों तंग किया, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा परेशानी का सबब वही लोग थे, अरब के व्यापारी भारत के राजाओं के साथ गठबंधन बनाते थे और षड्यंत्र रचते थे। किसके खिलाफ, पुर्तगालियों के खिलाफ। इसलिए पुर्तगालियों ने भी मुसलमानों को सबसे ज्यादा तंग किया, बहुत तंग किया। और इस तरह से फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। कई बार सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, और ये अधिकार किया फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के द्वारा 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। और इस समय यूसुफ आदिल शाह थे जिनका गोवा पर नियंत्रण था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। यूसुफ आदिल शाह से इन लोगों ने क्या किया, गोवा को छीन लिया, है ना। और कई दिनों के बाद यह पुर्तगाली का प्रमुख केंद्र बन गया। कौन, गोवा। पुर्तगाली का प्रमुख केंद्र बना कौन, गोवा।
1511 की वो कहानी है जब मलक्का पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कब? 1511 में। 1511 में पुर्तगालियों ने मलक्का पर अपना अधिकार कर लिया। मलक्का पर, है ना, मलक्का पर अधिकार इन्होंने मलक्का पर अधिकार इन्होंने क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। कब? 1511 में। और 1515 में हॉर्मुज पर अधिकार कर ली, है ना। 1515 में हॉर्मुज पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के समय में यह हो रहा था। कुछ समय के बाद आप देखिएगा इसी गोवा को पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय स्थापित कर दिया। एक समय के बाद जब 1535 का उस शासनकाल, उस समय उस दौर को देखिएगा तो दीव पर पुर्तगालियों ने अधिकार स्थापित कर ली। 1535 में दीव पर अधिकार कर ली। इसके बाद तीसरा बार वास्को डी गामा भारत पहुंचता है 1524 में, है ना। तीसरी बार जो पूछा जाता है, तीसरी बार वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। कब? 1524 में पहुंचता है। कब? 1524 में, तृतीय बार। लेकिन यहीं पर 1527 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1527 में, है ना, वास्को डी गामा की कोचीन में मृत्यु हो जाती है। कोचीन में मृत्यु हो जाती है और कोचीन में ही इनका समाधि स्थल बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, समाधि स्थल जो है यह बनाया जाता है। ठीक है। वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 में पहुंचता है और 1527 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कोचीन में, भारत में ही मृत्यु हो जाती है। और समाधि स्थल कहां पे बनता है? कोचीन में बनता है। ठीक है। उसके बाद एक गवर्नर आते हैं भारत में जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। बहुत लोग आते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है देख लें, नीनो डी कुन्हा, है ना। नाम क्या है? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी, है ना, कुन्हा नाम है। और ये नीनो डी कुन्हा जो है 1529 से लेकर के 1538 तक है। 1529 से लेकर के 1538 तक इनका शासनकाल जो है वह प्रारंभ होता है। नीनो डी कुन्हा, है ना, 1529 से लेकर के 1538 तक। कहा जाता है कि 1530 में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा में स्थापित करने वाला कौन? नीनो डी कुन्हा है, जो औपचारिक राजधानी स्थापित कर दिया गोवा को। और इसी समय, इसी नीनो डी कुन्हा के समय में पुर्तगाली साम्राज्य का पतन प्रारंभ होता है, क्योंकि इसी समय डचों का प्रवेश होने लगती है और डचों का नियंत्रण भी स्थापित होने लगता है ना। इसी समय, यानी कि इसी के समय में, नीनो डी कुन्हा के समय में, कब? 1530 में। डेट को याद रखिएगा, है ना। सरकारी कार्यालय को, ठीक है, सरकारी कार्यालय को, है ना, कोचीन से गोवा में स्थापित करता है। कोचीन से, है ना, कोचीन से गोवा में स्थापित करता है। कहाँ पे? गोवा में स्थापित करता है। गोवा में स्थापित, है ना, कौन करता है? नीनो डी कुन्हा करता है। औपचारिक राजधानी स्थापित कर दिया जाता है। किसको? औपचारिक राजधानी, है ना, औपचारिक जो है, औपचारिक राजधानी स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है। औपचारिक राजधानी बना दी जाती है किसको? गोवा को। और इसी बंदे के समय में, इसी के समय में, है ना, पुर्तगालियों का पतन प्रारंभ होता है। पुर्तगाली का जो पतन है, वह पतन प्रारंभ हो जाता है। और इसी के समय में डच, है ना, डच का प्रवेश होता है। और डच इस हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं, है ना। इसी समय वो ठीक है। जैसे में पुर्तगाली का अगर पतन देखा जाए, है ना, पुर्तगाली का पतन कैसे होता है? तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, ये पुर्तगालियों का पतन के पीछे धार्मिक कारण मौजूद है।
वैवाहिक स्थितियां मौजूद है, और पुर्तगाली का जो भ्रष्ट शासन है यह भी सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। पुर्तगालियों का दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली इसको डुबा देता है। कुछ लोग योग होते हैं, लेकिन नीना डे कुन्हा के बाद योग शासक का अभाव हो जाता है। स्पेन के द्वारा पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया जाता है। इसी समय आप देखते होंगे मुगल साम्राज्य का विस्तार होने लगता है, शक्तियां बढ़ने लगती हैं, और इसी के समय में डच और अंग्रेजों का उदय होता है। और डच और अंग्रेज जो है पुर्तगाली से कहीं ज्यादा समृद्ध है। उनके पास बेहतर जहाज है, उनके पास अधिक पूंजी है, उसके पास आधुनिक रणनीतियां हैं, और पुर्तगाली उसके सामने टिक नहीं पाता। यह कारण है, जैसे में धार्मिक कारण है ना, वैवाहिक स्थितियां, ये सब मौजूद है इसके पतन में। पुर्तगाली का भ्रष्ट शासन है ना, पुर्तगाली का भ्रष्ट शासन, कभी कभी मेंस में भी पॉइंट आ जाता है आपका, है ना। भ्रष्ट शासन, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली पतन का कारण है। यह योग शासक का अभाव है ना, योग शासक का अभाव, स्पेन के द्वारा पुर्तगाली पर कब्जा कर लिया जाना, है ना, स्पेन द्वारा पुर्तगाल पर कब्जा, है ना, स्पेन के द्वारा पुर्तगाल पर कब्जा। मुगल साम्राज्य का विस्तार इसी समय बहुत तेजी से हो रहा है। मुगल साम्राज्य का, है ना, मुगल साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। डच व अंग्रेज का उदय, अंग्रेज का उदय क्या होता है यहां पे, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं, बेहतर जहाज है इनके पास, पुर्तगालियों से भी बेहतर क्या है, जहाज है, बेहतर जहाज है उनसे ज्यादा, यानी कि पुर्तगालियों से ज्यादा पूंजी इसके पास है, अधिक पूंजी है, अधिक पूंजी, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिक रणनीतियां हैं इसके पास, आधुनिक रणनीतियां हैं, और इतना काफी है पुर्तगालियों को टक्कर देने के लिए। और इस तरह से पुर्तगालियों का धीरे धीरे हिंद महासागर पर नियंत्रण जो है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हालांकि अगर देखा जाए तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। कई बार यह सवाल पूछता है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहला, यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया, है ना। कुछ उपलब्धियां जो भारत के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उपलब्धियां देख लीजिए, है ना। उपलब्धियां में क्या क्या है, पुर्तगालियों ने क्या क्या किया है। तो पुर्तगाली अपने साथ तंबाकू, आलू, मक्का, है ना, गन्ना, लाल मिर्च, पपीता, ये सब लेकर के आए थे, जो आज हमारे भारत में उनकी योगदान है ना। पुर्तगाली अपने साथ, पुर्तगाली, है ना, अपने साथ क्या क्या लेकर के आए थे ये भी देख ली। आलू, एक बार सवाल पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, इसलिए लिख देते हैं, है ना, आलू, ठीक है। तंबाकू, मक्का, तंबाकू, मक्का, गन्ना, लाल मिर्च, पपीता, ये सब लेकर के आए थे, जो हमारे भारत में इसका खेती होना प्रारंभ हो गया। पुर्तगालियों की ही देन है कि हमारे भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया। गोवा में 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना
बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, प्रथम है ना प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया? गोवा में किया गया। कब किया गया? तो 1556 में किया गया। ठीक है। भारत में पहली बार चर्च की भी स्थापना किया गया। भारत में पहली बार है ना, भारत में पहली बार चर्च की स्थापना, पहली बार चर्च की स्थापना कहां पर किया गया? गोवा में किया गया। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। 1961 तक शासन रहा है ना पुर्तगालियों का भारत में 1961 तक। ठीक है, 1961 तक शासन रहा, 1961 तक शासन रहा, शासन रहा जो पूछा जाता है ना। कहा? गोवा दमन द्वीप पर, गोवा दमन द्वीप पर, गोवा है ना दमन द्वीप पर देश की आजादी के बाद भी इस व्यक्ति का हमारे भारत में शासन रहा और सैनिक कार्यवाही से मुक्ति मिली थी, सैनिक कार्यवाही से मुक्ति मिली थी। ठीक है, सैनिक कार्यवाही किया गया, सैनिक कार्यवाही किया गया, तब जाकर के पुर्तगाली यहां से भागे थे। और इस तरह से 1961 में, सॉरी इसी तरह से 1961 में पुर्तगाली हमारे भारत से हमेशा के लिए विदा हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो डच होगा, है ना। डच के संबंध में जो भी होगा हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।